नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह, है ना, अपवाह। और अपवाह को आज मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले मेन टॉपिक पर आते हैं। इस अपवाह का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इस अपवाह का मतलब क्या है ना। अपवाह का मतलब क्या होता है, तो आपके बुक में लिखा गया अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी? एक क्षेत्र, मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा क्षेत्र है और यहाँ पे एक नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, इस नदी के तंत्र का मतलब होता है इसकी एक मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी प्लस में उसकी सहायक नदी, क्या, सहायक नदी। और इन दोनों से मिलाकर क्या बनता है? एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक नदी तंत्र का निर्माण होता है ना। किसका निर्माण होता है जी? एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आया कि नदी तंत्र क्या होता है। तो एक मुख्य नदी होती है और मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदी को मिलाने के बाद जिस नदी तंत्र का निर्माण होता है उसको अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और ये जो जिस क्षेत्र के अंदर बहती है ना, एक क्षेत्र के अंदर बहती है तो उसको बोलते हैं अपवाह द्रोणी। क्या बोलते हैं उसको? अपवाह द्रोणी। क्या बोलेंगे? अपवाह। आपके बुक में लिखा गया है अपवाह द्रोणी, है ना, अपवाह द्रोणी, यानी जिस क्षेत्र में ये बहती हैं। अब आपको बता दें द्रोणी क्या होता है। नदी तंत्र क्या होता है कि मुख्य नदी प्लस उसकी सहायक नदी से मिला हुआ जो पूरा नदी है उसको नदी तंत्र बोलते हैं। और ये जिस क्षेत्र के अंदर बहता है, जिस क्षेत्र का नदी तंत्र बहता है, वही नदी तंत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। तो आपके बुक में भी सेम चीज़ यही लिखा गया है कि एक तो अपवाह शब्द का डेफिनेशन लिखा गया है कि अपवाह एक शब्द है, एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। दूसरा, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे नदी तंत्र कहते हैं। यानी एक ये नदी है और यहाँ सहायक नदी मिलकर, इस तरह सहायक नदी मिलकर और ये पूरा का पूरा एक नदी तंत्र का निर्माण हो रहा है। और ये जिस क्षेत्र में बह रही है उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। बात समझ में आया? अपवाह द्रोणी। बात क्लियर हुआ? चलिए अगला है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? वो है जल विभाजक। क्या है? जल विभाजक। अब देखिए जल विभाजक क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक नदी बह रही है ना, दो नदियाँ हैं, इसके बीच का जो उच्च भूमि होता है जो इसके नदी के जल को बंटवारा करता है वही ये उच्च भूमि जल विभाजक कहलाता है। और ये जल विभाजक पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, या फिर कोई भी एक उच्च भूमि हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है वो जल विभाजक कहलाता है ना। कोई भी एक ऊंचा क्षेत्र जो दो द्रोणी को आपस में उनसे अलग कर रहा है, जैसे एक द्रोणी है और एक द्रोणी है, इनको क्षेत्र ये अलग कर रहा है, तो इसी क्षेत्र क्या बोलेंगे? जल विभाजक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? जल विभाजक। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है अपवाह तंत्र के आधार पर भारत के अंदर दो तरह की नदियाँ पाई जाती हैं, है ना। नदियों को भारत में भौगोलिक आधार पर दो नदियों का रूप दिया गया है। पहला कौन कौन सी? पहली नदी है हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखिए हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी है वो पढ़ने हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है वो पढ़ने हैं। बाकी इसके अंदर और हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हम लोग केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बाकी चीज़ें नहीं कवर करना है। हमें ये पढ़ना है कि हिमालय की नदियाँ कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ने क्या 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 पढ़ना है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हमें क्या पढ़ना है कि एक तो नदियाँ कौन सी हैं, नदियाँ कौन सी हैं, दूसरी उसकी सहायक नदी कौन सी है, उसकी सहायक नदी, सहायक नदी, तीसरा क्या है, सहायक नदी के बाद क्या हो जाएगा आपका उसकी लंबाई, लंबाई के बाद चौथा क्या बताएंगे आपको? उद्गम स्थान। बस इतना ही पढ़ना है हमें और ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। उद्गम स्थान। बात समझ में आ गई आपको? तो क्या पढ़ना है हमें? नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, सिंधु होगी, सारी नदियाँ हो गई, उसका उनकी सहायक नदी, जैसे कि सिंधु नदी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सारी सहायक नदी हो गई। और उनकी लंबाई, लगभग लंबाई याद कर लेनी है। साथ में जैसे सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत का मानसरोवर झील से है, तो आपको तिब्बत का मानसरोवर झील भी याद करना पड़ेगा। या फिर गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? गंगोत्री है, तो उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, एक और फैक्ट जान लेते हैं, एक और फैक्ट जान लेते हैं कि जो हिमालयी नदियां हैं वो सालों भर बहती है, यानी 12 मासी नदियां हैं। क्या है? 12 मासी नदियां हैं, है ना। आपके बुक में एक वर्ड लिखा गया है 12 मासी नदियां हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ये हिमालय क्या एक बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ पिघलता रहता है, फिर नदियों के अंदर पानी का मात्रा अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए जब एक पहाड़ को नदी काटकर उससे बाहर निकलती है तो वहाँ पर गौर्ज का निर्माण करती है।
जब पहाड़ को काटकर नदी बाहर की तरफ निकलती है या फिर नीचे ढलान की तरफ आती है तो उसको गॉर्ज कहा जाता है। तो जो हिमालयन नदियाँ हैं वो पहाड़ों को काट कर आती हैं, तो इसलिए वो लोग सुंदर गॉर्ज का भी निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे। तो हिमालय नदियाँ क्या हैं? हिमालयी रिवर्स 12मासी हैं। क्या है? 12मासी है। साथ में गॉर्ज का भी निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? गॉर्ज का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि जो नदियाँ का जो विभिन्न अवस्था है, अवस्था का मतलब जहाँ से उनका उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान से लेकर वो कहाँ तक आती हैं, तो एक मैदानी भाग तक आती हैं। तो मैदानी भाग में आने पर वो कौन कौन से आकृतियों का निर्माण करती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, सबसे पहले इस फिगर के अंदर देख लेते हैं कि एक नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र के अंदर देखिए कि ये सबसे ऊपर क्या, इसका उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान से नदी क्या कर रही है, नीचे की तरफ बहती हुई आ रही है ना। और ये जो क्या है, एक तरीके से क्या है, मध्य भाग है, जहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई रहती है, ढलान थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल समतल नहीं होता है। तो आप देखेंगे तो नदियों का जैसे ढलान कम होता है, ढलान कम होता है तो क्या करती है, ये रास्ता अपना चेंज करना शुरू कर देती है। जब ये मुड़ावदार रास्ता बनाती है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं इसको? विसर्प। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? विसर्प। और यही विसर्प क्या होता है, जब मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो उसको गोखुर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, जब वही विसर्प और आकर नीचे समतल भाग में क्या करता है, वो मुख्य नदी से अलग हो जाता है। जब मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो यही जो हमारा गोखुर झील था, यही जो विसर्प था, ये गोखुर झील कहलाना शुरू कर देता है। और जब नदियाँ जाती हैं तो वो जाकर समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए बता दिए। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो गोखुर झील है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट गोखुर झील है। आपको पता है कि बिहार का बेगूसराय जिला है, उस बेगूसराय जिला के पास सबसे बड़ा गोखुर झील पाया जाता है। सबसे बड़ा गोखुर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी नदियों, इनके इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हिमालय की नदियाँ। और हिमालय की नदियाँ मेनली 4 नदी तंत्र के बारे में बात करता है। हिमालय की नदियों में मेनली सॉरी 4 नहीं, 3 नदी तंत्र के बारे में बात करता है। पहला है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ बहुत लंबी हैं, इसीलिए इसके साथ साथ में इसका नदी तंत्र भी बहुत बड़ा है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए, यहाँ बताए थे कि नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र देख लीजिए, यहाँ पर किसी नदी उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, ये टर्म जो है नदी तंत्र, ये पहले ही बता दिया हूँ कि एक नदी है, एक मुख्य नदी है, और इसके साथ सहायक नदी जो मिला करती हैं वो आकर नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान से कि सिंधु नदी तंत्र, कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र नदी को पढ़ने के सबसे पहले क्या बोले हैं कि मुख्य नदी, उसका उद्गम स्थान, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना, उसकी लंबाई। तो हम यही 3-4 पढ़ेंगे। देखिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, देखिए ध्यान से। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ पर? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सबसे पहला चीज़ खोज लिया हम लोगों ने, उद्गम स्थान। दूसरा क्या है, वो उसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी भी देख लीजिए, यहाँ पर सहायक नदी देख लीजिए कि सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये 4 नदी का नाम याद रखेंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। और इसके और नदियाँ सहायक नदी है, तो हिमालय के अंदर जो नदियाँ हैं वो सहायक नदी हैं। जब हम इसे क्या करते हैं और जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी देखिए और 4 नदियाँ हैं जो उसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए यहाँ पर तो सतलुज जो भारत के अंदर से बहती है, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये नदियाँ आकर इसको मिठानकोट के पास मिलती है। ये भी पूछा जाता है कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम सिंधु नदी से किस स्थान पर आकर मिलती हैं, तो क्या बोलेंगे वहाँ पर मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट पर आकर मिलती हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ था उसकी लंबाई, उसकी लंबाई देख लीजिए यहाँ पर। इसकी लंबाई यहाँ पर 2900 किलोमीटर लगभग है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपसे इसके अपवाह द्रोणी की बात करता है तो ये नदियाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो क्या करेंगे, अगर पूछेगा आपसे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र के बारे में तो क्या बताओगे? सिंधु नदी का अपवाह तंत्र के बारे में कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए हाँ, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र देखिए कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये तो भारतीय क्षेत्र हैं और कुछ भाग पाकिस्तान के अंदर भी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है और ये मामला हाल फिलहाल में चर्चा में है क्योंकि सरकार ने सिंधु जल समझौते को ख़त्म कर दिया है। क्या कर दिया है? सिंधु जल समझौता जो ये है, सरकार ने अभी फिलहाल में जो घटनाएं हैं उसमें ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इस सिंधु जल समझौते के अनुसार ऐसा
प्लान बनाया गया था कि भारत जो है वो सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र है उसका केवल 20% पानी का उपयोग करेगा और बाकी का 80% पानी पाकिस्तान को दे देगा, है ना। भूखमरा नंगा पाकिस्तान को क्या करेंगे हम लोग, उसको 20-80% पानी दे देंगे, है ना। वैसे हमारा ये भी बेटा है तो उसमें देने में कोई ज़रूरत नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन काम गलत करता है ना। बेटा है, बिगड़ चुका है, तो इससे क्या करेंगे भाई, उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता था, 20% पानी भारत यूज करता था। चलिए, अब दूसरा नदी तंत्र कौन सा है, तो दूसरा नदी तंत्र में देखिए गंगा नदी तंत्र है। कौन सा है, गंगा नदी तंत्र। अब नदी तंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा प्लस में गंगा की सहायक नदियाँ को मिलाकर एक नदी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के मिलने से जिस तंत्र का निर्माण होता है वही गंगा नदी तंत्र कहलाता है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लीजिए। और गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पर है, क्योंकि गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा का मिलने से मिलती है। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है ना। ये भागीरथी बी लिख देते हैं, अलकनंदा के लिए लिखते हैं, और इन दोनों का मिलन देवप्रयाग में होता है। और ये देवप्रयाग के बाद इसको बोलते हैं गंगा नदी। क्या बोलते हैं इसको, गंगा नदी। बात समझ में आ गई आपको, क्या बोलते हैं, गंगा कब बोलेंगे, जब भागीरथी और अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसको आकर दोनों के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। याद रखेंगे गंगा नदी क्या है, गंगा नदी दो नदी के मिलने से, कौन कौन सी नदी, भागीरथी, कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। कहाँ मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है, यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। लेकिन मुख्य धारा जो क्या है, भागीरथी है, इसलिए भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से, हिमानी का मतलब होता है बहुत बर्फ का बहुत बड़ा पठार, बहुत बड़ा चट्टान जिसको बोलते हैं, टुकड़ा जिसको बोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हिमानी कहलाता है। और गंगोत्री हिमानी से क्या होता है कि भागीरथी का निकलना उद्गम होता है, इसीलिए मान लेते हैं गंगा का उद्गम स्थान भी गंगोत्री को ही माना जाता है। बात समझ आ गई आप लोगों को, ये बात क्लियर हुआ। अब एक सवाल और पूछता है कि गंगा जो है वो समतल भाग में प्रवेश कहाँ से करती है, तो गंगा का प्रवेश समतल भाग में हरिद्वार के बाद से होता है, ठीक है, हरिद्वार के बाद से होता है। याद रखेंगे। गंगा की कुछ सहायक नदी की देख लेते हैं, तो गंगा को सहायक नदी देखिए, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अभी मैंने बोला था कि नदी तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो एक मुख्य नदी होती है, साथ में सहायक नदी होती है। तो सहायक नदी जरूरी है, नदी तंत्र का निर्माण करने के लिए सहायक नदी का होना जरूरी है। तो आप जब किसी नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सहायक नदी को भी मिलाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए कि यहाँ पर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी का उद्गम स्थान देखिए यमुनोत्री हिमानी से है। कहाँ से है, ये आप नोट्स में उतार लेंगे इस चीज़ को। ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ मैं उसको आप अपने कॉपी में नोट्स के रूप में लिखेंगे, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो फिर से एनसीईआरटी ना खोलकर आप उस नोट्स को ही पढ़ लें, ठीक है ना भाई। तो आपको जब भी रिवीजन करना हो तो क्या करें, सिंपल सा नोट्स निकालें, गंगा नदी लिखें, नोट्स में क्या करें, गंगा नदी लिखना है यहाँ पे, इसका उद्गम लिखना है, यहाँ पे उद्गम लिखिए, लिख दीजिए गंगोत्री, है ना। सहायक नदी लिखिए इसका, बस अब कुछ नहीं करना है, सहायक नदी लिखना है, 4 नदियों का नाम लिख देना है, ठीक है। तो आपको ऐसे नोट्स बनाना है, जब आपको पढ़ना हो तो फिर से एनसीईआरटी मत खोलिएगा, ठीक है ना। फिर आपका फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने से। आगे बढ़ते हैं, यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। अब गंगा के जो दूसरी तरफ से नदियाँ देखिए, एक है घाघरा, ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकल कर आती हैं। कहाँ से आती हैं, नेपाल हिमालय से। और आपको पता है यमुना और गंगा का मिलन कहाँ पर होता है, तो अभी कुंभ कहाँ लगा था, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर गंगा और यमुना का आपस में मिलन होता है, इसी को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं इसको, संगम। और संगम पर इस बार महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो ये क्या है, इलाहाबाद का क्षेत्र है, जिसको नाम बदलकर आजकल हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे भाई, ये जरूरी है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ है, तो इलाहाबाद के अंदर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये 4 नदियों का नाम याद रखेंगे। ये इन चारों में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय का हिस्सा है, तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। जबकि यमुना जो है वो क्या है, वो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है ना। तो आप यहाँ पर इस मैप के अंदर भी देख सकते हैं, इस मैप के अंदर भी देखिए कि जो गंगा नदी है ये यमुना नदी है हमारी, ये क्या है, यमुना नदी है। ये किसका है, यहाँ आपको पता है ये आपका सतलज नदी है, ये काली नदी है। इस काली नदी के बीच का जो क्षेत्र क्या है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नदी तंत्र, इसको हिमालय है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय की हिस्सा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए घाघरा नदी भी क्या है, नेपाल हिमालय से आती है। गंडक भी देखिए नेपाल हिमालय का हिस्सा है। कोसी देखिए ये भी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। लेकिन यमुना जो है वो किसका हिस्सा है? कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। तो आपसे सवाल ऐसा भी बन सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। ये देखिए एक सिंधु नदी का तंत्र, ये पूरा देखिए सिंधु नदी है, यहाँ से जाती है। और यहाँ देखिए ये मिठानकोट का एरिया है, ये मिठानकोट है आपस में मिलकर। ये देखिए यहाँ देखिए चिनाब नदी है, ये सॉरी झेलम है, ये बड़ी सी चिनाब नदी है, देखिए जा रही है ना। ये रावी है ना। और ये देखिए यहाँ पर ये नदी छोटी सी ब्यास आ रही है जो सतलज नदी की सहायक नदी है। और यहाँ से देखिए सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है, वो सतलज नदी का उद्गम स्थान यहाँ से है, ये है पूरा का पूरा, ये सतलज रिवर है। और ये सारी मिलकर यहाँ पर आकर मिठानकोट में आकर मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखिए कि अभी हमने बोला था कि आपको जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी क्या है कि गंगा नदी दो नदी, देखिए यहाँ पर देवप्रयाग है, ये देखिए आपका भागीरथी और ये है अलकनंदा, यहाँ से मिलन होता है तो गंगा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गंगा यहाँ से आकर बहती है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। अब गंगा की नदियाँ यहाँ पर देखिए। हाँ, अब बात जो सबसे याद करने वाली है वो क्या है कि गंगा की लंबाई देखिए, गंगा की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? सबसे बड़ा नदी तंत्र भारत के अंदर किसका है भाई? तो वो गंगा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र, याद रखें कौन सी नदी तंत्र है? गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र है। तो आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो गंगा नदी तंत्र है। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब नदियाँ जो है यहाँ से बहकर, ये मैप में देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर देखिए फरक्का बैरा, यहाँ पर क्या है? फरक्का जगह है। और इस फरक्का जगह के बाद क्या होती है, जो गंगा नदी है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। तो एक नदी जो होती है वो जो मुख्य नदी है, गंगा की मुख्य नदी है, वो क्या जाती है? वो चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उसी मुख्य नदी से एक धारा निकलती है जिसको बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। और ये हुगली जो क्या है, उस गंगा नदी तंत्र का वितरिका है। वितरिका आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वितरिका और सहायक नदी में क्या अंतर है। सहायक नदी क्या होती है? उस नदी तंत्र में आकर मिलती है, जबकि वितरिका क्या होती है? उस नदी तंत्र से अलग होती है ना। अलग होती है का मतलब ये मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी से एक तंत्रिका अलग हो गई, ये बाहर निकल की धारा इसकी, ये वितरिका कहलाती है। जबकि इस मुख्य नदी में कोई नदी आकर मिलती है तो सहायक नदी कहलाती है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये नदी जाती है आपको, ये बांग्लादेश के अंदर, यहाँ देखिए इधर आती है। ठीक है ना। ये नदी हुगली वाली जो आपको कोलकाता के पास में आकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। अगला देख लेते हैं अब यहाँ पर कुछ और नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा नदी मिलती हैं, है ना। वो जो नदियाँ हम पढ़े वो हिमालय से आकर गंगा मिलती थी। अब कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो क्या करती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा मिलती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन, ये 3 नदियाँ जो हैं आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, ये क्या है? उसकी सहायक नदी है। बात समझ में आ गया। यहाँ देखिए बताएं कि भागीरथी हुगली जो है क्या है? वो एक वितरिका है। वितरिका का मतलब उसकी मुख्य धारा से अलग हो जाती है, मुख्य धारा से अलग हो जाती है ना। इसकी मुख्य धारा से क्या होती है? मुख्य धारा से अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग होना। जबकि सहायक नदी क्या होती है? मुख्य धारा में मिल जाना। क्या होना? मिल जाना सहायक नदी कहलाती है, जबकि मुख्य धारा से अलग होना वितरिका कहलाती है। ये चीज़ आपको बार बार क्यों बता रहे हैं भाई? क्योंकि ये भी पेपर में पूछ देता है कि निम्न में से गंगा की कौन सी वितरिका है? वितरिका अगर इसको इंग्लिश में बोले तो डिस्ट्रीब्यूटरी। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये समझ में आ गया गंगा की ना भाई। अब यहाँ देख लीजिए गंगा और ये जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में आकर मिल जाती है, जिसको बोलते हैं वहाँ पर मेघना। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। ये सवाल भी क्या होता है? मेघना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही नदी जब जाकर फिर से बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और इसका सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस डेल्टा के अंदर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। भाई ये सब अपने नोट्स में लिख लो, ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं, खासकर तो जो पुलिस वाले पेपर होते हैं उनमें, और वन डे एग्जाम वाले में ऐसे पेपर में आपके इसी तरह का सवाल पूछ देता है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम उस पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो आप सुंदरी वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए। और ये बाकी चीज़ हमारे काम की नहीं है, बस लंबाई हमारे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है हम लोग आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग कल पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि ये इस वीडियो से आपके भला होने वाला है, तो भाई लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे आपका थोड़ा सा भी पेपर में मदद हो रही है, तो प्लीज़ उस मदद के बदले में थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए कि इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं इसी का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कमेंट भी करिएगा साथ में।